झारखंड बोर्ड एग्जाम 2026। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 के अगर आप विद्यार्थी हैं तो बता दें कि एग्जाम आप लोगों का जो है सो अब 15 से 20 दिनों में शुरू होने वाला है। ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो इन 15 दिनों को, इन 20 दिनों को कहने का अर्थ ये है कि जो बचे हुए दिन हैं उसमें हम ऐसी तैयारी कर लें जो हमारा क्वेश्चन कहीं से छूटे ना। तो दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ गए हैं, हमारे चैनल पर आ गए हैं, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा इस चैनल का, ताकि मैं जो वीडियो डालूं, वीडियो अपलोड करूं, आप लोग को टाइमली मिल जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से। और हाँ, क्लास 10 के विद्यार्थियों का दोस्तों ये जो है सो मैथ से सबसे पहला वीडियो होने वाला है, ठीक ना। मैथ सब्जेक्ट से सबसे पहला वीडियो होने वाला है फाइनल एग्जाम के नजरिए से, जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल मैं कराऊंगा और आप पढ़ सकते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव वीडियो सीरीज है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज है। इसके बाद मैं सब्जेक्टिव लाऊंगा, ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, सब्जेक्टिव लाऊंगा, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैं सारा करा दूंगा और सारे सब्जेक्ट से। तो हो जाए सीरियस और जुड़ जाए हमारे साथ। चलिए देर न करते शुरू करते हैं। झारखंड से जो बच्चे हमें देख रहे हैं, अब एक बार अपने प्यारे से जिले का नाम कमेंट कीजिएगा कि आप कहाँ से हमें देख रहे हैं। बाकी चलिए शुरू करते हैं। आज का ये वायरल क्वेश्चंस आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा और आप लोगों को मैं याद कराने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे कि अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देंगे। अगर झारखंड के आप विद्यार्थी हैं तो आप अपना जो है सो सपोर्ट थोड़ा सा दिखाएं चैनल पर, ठीक है ना। अपने दोस्तों को जरा शेयर कर देंगे इस वीडियो को। फॉर 2026 एग्जामिनेशन 10वीं वर्ग क्लास 10 मैथ्स का ये वीडियो जो है सो हमारा होने वाला है। एक बार आप लोग को मैं बता दूं। चलिए शुरू करते हैं। आप अगर एग्जाम देने जाते हो तो आप लोग को मालूम है कि इंस्ट्रक्शन पढ़ना बेहद जरूरी है। तो मैं आपको एक बार इंस्ट्रक्शन बता दूं क्या क्या है। देख रहे क्या लिखा हुआ है, विद्यार्थी यथा संभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे, ठीक है। और बोला जा रहा है इस प्रश्न पत्र में 4 खंड होंगे ABCD। आप लोग को मालूम है कुल प्रश्न की संख्या 52 होगी, ठीक ना। और इसमें 30 आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, बहुवैकल्पिक प्रश्न उसको बोलते हैं, MCQ बोल लो। और सभी के 4-4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें आपको एक सही करना है और प्रत्येक का एक अंक निर्धारित किया गया है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव चलने वाले हैं और फिर इसको हम सेक्शन ए बोल सकते हैं। सेक्शन ए का मैं वीडियो कराऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं आप लोग को भी बोर नहीं करूंगा और आप लोग का भी जो है सो सेक्शन वाइज जो है सो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए, है ना। और भी सब्जेक्ट्स आएंगे, अभी मैथ्स का मैं चल रहा हूँ लेकर के, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका सब्जेक्टिव सॉरी खंड बी है 31 से 38, जो कि आपको सब्जेक्टिव मिलेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट, ठीक ना। 6 प्रश्न रहेंगे इसके और 2-2 अंक निर्धारित किए गए हैं, ठीक ना। उसके बाद आपका जो है दोस्तों खंड सी मतलब सेक्शन सी है, इसमें आपको 39 से 46 प्रश्न मिलेंगे, जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें भी 6 प्रश्न रहेंगे, सभी के अंक निर्धारित किए गए हैं 3, इन 3-3 मार्क्स के रहने वाले हैं। और आखिरी जो खंड है वो डी है, 47 से 52 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहने वाले हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। और इसमें 4 आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके 5-5 अंक निर्धारित किए जाएंगे। कुल मिलाकर के दोस्तों अगर आप जोड़ो तो आपका इधर हो जाएगा 80 मार्क्स। क्या हो जाएगा? 80 मार्क्स, मतलब 80 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है। समय 3 घंटा रहेगा। चलिए, ये जानकारी आप लोग को मैं इसलिए बता दिया ताकि आप लोग जो बच्चे नए हैं, नहीं जानते हैं, थोड़ा सा जान जाएंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं अब आज का ये सेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देख रहे दोस्तों स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पी जेड यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ जेड जो है सो जेड स्क्वायर माइनस 64 है, इसका शून्यक क्या होगा। देखो ऐसे सवाल को हम लोग अंदाजी कहीं से भी आंसर नहीं कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैथ्स में मैं कह दूं कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ कहने का है, उसको सब सॉल्व करना पड़ता है और आंसर निकालना पड़ता है। तो देख पा रहे हैं कि जेड स्क्वायर माइनस 64 है। तो आप हमें बता दें कि देखो इसका पहला टर्म जो है सो स्क्वायर के फॉर्म में है, तो दूसरा टर्म भी क्या करना है, स्क्वायर के टर्म में लिखना है। 64 को क्या लिख सकते हैं, तो 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 8 64 हो गया ना। अब उसमें आपको देखना है, इसका शून्य निकालना है, इज इक्वल टू 0 ले लो, ठीक। उसके बाद जो है सो यहाँ पे जेड स्क्वायर यही रह जाएगा, ठीक ना, इज इक्वल टू ये 8 माइनस का चल जाएगा इधर, तो हो जाएगा आपका प्लस 8 का स्क्वायर। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अब जो इसका जो आंसर निकल के आएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, है ना। क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा जेड इज इक्वल टू 8। अब जेड इज इक्वल टू 8 बचा, तो इसके शून्य निकालेंगे हम लोग। एक बार क्या करेंगे इसको दोस्तों, अगर निकालेंगे प्लस में, अगर हम इसको जेड को एक साइड कर दें और 8 को एक साइड कर दें तो प्लस में आएगा, और इसको वापस इधर ले आएंगे, यहाँ लिख रहे हैं ना। अगर हम इक्वल के इस पार को ले आएंगे जेड 8 तो हो जाएगा -8, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि इसका आंसर एक बार जो है सो एक बार आपका प्लस में और एक बार माइनस में आ सकता है। तो कहने का मतलब 8 कहाँ है, 8 आंसर यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर ए निकल गया, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि दिए गए बिंदुओं P और 06 और Q 70 एवं बिंदु R 50 के में से कौन विकल्प जो है, कौन बिंदु बोला है ना, एक्स, कौन बिंदु एक्स बोल रहा है, अक्ष
को प्रतिच्छेदित करता है। दोस्तों ये प्रश्न जो है सो आप लोग को ग्राफ कॉपी में बनाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। हालांकि मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। आपको पता है कि एक आपका ऐसे होता है, ये एक्स अक्ष होता है और होता है आपका ये वाई अक्ष, है ना। तो आपको क्या करना है, देखना है कि पी बिंदु प्लॉट करना है। तो देखो यहाँ पे होता है जीरो, जीरो और 6 कहाँ हो जाएगा, वाई में। ये एक्स होता है, एक्स आपका जीरो है, वाई 6 है, तो जीरो और 6 कहाँ होगा, तो जीरो और 6 यहाँ पे होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे जीरो और 6 लिख दिया, ठीक ना। उसके बाद क्यू, क्यू क्या होगा, 7 जीरो, तो क्यू में 7 एक्स 7 होगा, 7 मान लो यहाँ आ गया और जीरो आपका यहीं पे हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपका आर है 5 जीरो, मान लो 5 यहाँ है और जीरो यहाँ पे है, तो 5 और जीरो। तो इसमें मैं बता दूं कि ये जो है ना 0 6 पी वाला जो है सो प्रतिशत नहीं करेगा। देख रहे हैं आपका क्यू, ये आपका पी बिंदु हमने प्लॉट किया था, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है। इसमें जो है सो दो दो बिंदु जो है सो एक्स अक्ष पर आ गए हैं। दो दो बिंदु कौन से अक्ष पर आ गए हैं, एक्स अक्ष पर आ गए, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे। इस हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा पी, ये क्यू और आर, क्यू और आर जो है दोस्तों ये दो बिंदु है सो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेंगे। पी नहीं कर पाएगा, है ना, पी नहीं कर पाएगा, क्यू और आर वाला सही है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे क्या है कि दो समपरिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो वो परिमेय संख्या कभी भी निकालने बोले दो अंक के बीच, तो उसका आंसर हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत, है ना, इन्फिनिटी। इसमें 1 2 3 कोई आपका स्पेसिफिक नहीं निकल सकता है, अनंत निकलेगा। चलो नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल बताया जा रहा है कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं, क्या होगा। तो दो क्रमिक संख्या, जैसे एक हो गया और दो हो गया, क्रमिक संख्या हो गया, इसका आप महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। सॉल्व करते हैं पहले। अगर आप एक का फैक्टर लिखेंगे तो क्या आएगा, एक गुना एक। दो का फैक्टर लिखेंगे क्या लिखाएगा दोस्तों, तो दो गुना एक, यानी एक गुना दो। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें आपका मिल रहा है एक मिल रहा है ना, तो यही हो जाएगा, इसका आंसर एक हो जाएगा, ठीक। यानी कि दोनों में कॉमन है, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 मिल रहा है, तो 1 आंसर हो जाएगा। चलो सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब 5 चलते हैं। देखिए आप लोग के पास एक और क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दो चर y और z में समीकरण जो है सो ए एक्स प्लस बी जेड प्लस सी, ए वाई है ना, ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी बराबर 0 है ना, कितने अधिकतम हल हो सकते हैं। तो जब भी आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण से सवाल पूछ दे कितने हल होंगे, तो दोस्तों उसको अनगिनत बोल सकते हो या फिर अनेक बोल सकते हो, चाहे अनंत बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट सवाल है, संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। तो प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती और इनमें से कोई नहीं। तो संगत समीकरण के जो युग्म होते हैं दोस्तों, उसकी रेखाएं जो होती है ना, वो होती है आपकी प्रतिच्छेदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का मूल क्या होगा। देखो मूल निकालने के लिए आपको बता दूं, फॉर्मूला होता है कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक ना। तो आपका बी स्क्वायर में आपका क्या जाता है 5, यानी कि माइनस 5 का स्क्वायर, तो माइनस 4ac, ए में हो जाएगा आपका x का आगे कुछ नहीं तो 1 है, और c में क्या है आपका दोस्तों 6 है। अब करो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 माइनस और 6 चौका 24, तो 25 जगह बचेगा कितना, बचेगा आपका 1, है ना। तो 25 और 24 बचा 1, यानी कि एक्चुअली में मूलों की प्रकृति निकालने के लिए फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। लेकिन बोलेगा क्या कि आपको है सो मूल निकालना है, मूल हमेशा 2 निकलेंगे, है ना, x के 2 मान निकलेंगे। तो ये आपके पास समीकरण है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान देना। इसमें सबसे पहले जो होता है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सबसे पहले जो होता है इसमें यहाँ सॉल्व करेंगे, है ना। 6 और x के आगे 1 होता है, इनको गुना कर देना है, आएगा 6, ठीक है। इसको फैक्टर करते हैं, 2 का टेबल में 6 3 बार में, है ना, और 3 का टेबल में 3 एक बार में, तो एक जल्दी लेते नहीं हम लोग, 2 और 3 बच गया। ये दो जो फैक्टर आए हैं 2 और 3, इन्हीं को जोड़ के और घटा के लाना है बीच वाला, है ना। तो 3 और 2 करके हमारा जो 5 हो जा रहा है वो माइनस में, तो हम -2 भी लिखेंगे -3 भी लिखेंगे, तब जाके -5 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग को पहले करना पड़ता है, ये आइडिया लगाना पड़ता है कैसे बनेगा। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखो एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। इस एक्स स्क्वायर को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब 5 को हम क्या लिख सकते हैं, -2x और -3x, क्योंकि अभी हम लोग फैक्टर में निकालते थे ना, तो हो गया था 5 और फिर +6 बच गया।
अब बराबर जीरो लास्ट में ले लेंगे, इसको हमको बाद में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कॉमन निकालो, कॉमन क्या देगा, देखो इसके पास x है, इसके पास x है, तो हम क्यों ना इससे हम लोग x कॉमन ले लें, तो x कॉमन ले लिए, बचा क्या चीज, x माइनस टू बच गया, यानी कि 2x था, x बार आ गया, बचा x माइनस टू। सेम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 3 यहाँ पे कॉमन दे देगा, तो माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा कॉमन, बचा x, फिर माइनस प्लस यहाँ जाएगा माइनस, और 6 से 3 निकल गया कॉमन बाहर, तो बचा 2, है ना। अगर आपको चेक करना है कि हमने सही लिया गलत लिया, तो इससे गुना कर लो, 3 गुना x माइनस का, 3x हो जाएगा माइनस का, फिर 3 दूनी 6, यहाँ 2 है ना, ये x था ना, 1 माइनस 2, यहाँ क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 6, यानी कि हमारा फैक्टर सही लिया गया है, कॉमन भी सही लिया गया है। अब ये जो बाहर के जो बचे हुए कॉमन पद हैं, टर्म है, उसको लिख लो अलग, x माइनस 3, और जो ये ब्रैकेट मिला हुआ है, देखो दोनों ब्रैकेट मिला हुआ है, इसको मैं हाईलाइट कर दिया, इसको है सो क्या लिख लो, इसको लिख लो अलग से, x माइनस 2, ठीक है, दो अलग अलग ब्रैकेट लिए। अब मूल निकालने के लिए जीरो लगा दो, हमने कहा था ना जीरो लेंगे लास्ट में। अब क्या करना है, अगर x माइनस 3 से हम जीरो को करें, क्या आएगा, x माइनस 3 बराबर जीरो करें तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस 3, एक तो x का मान 3 निकल गया, ठीक ना। अगर हम दूसरा x का मान लें, मतलब ये अगर x माइनस 2 बराबर जीरो ले क्या होगा, x माइनस 2 बराबर जीरो ले क्या होगा, x इज इक्वल टू 2। तो देख सकते हैं x का यहाँ पे दो मूल आया है, एगो 3 और एक 2 आया है ना, तो 3 2 आपके कहीं ऑप्शन में दिए होंगे, उसको हम चेक करते हैं, ठीक ना। देखो अब है, जीरो तो नहीं आया कहीं हम लोग का, 3 भी आया, 2 भी आया, इसका मतलब बी और सी दोनों होगा, ठीक। और ऐसे नहीं भी अगर सॉल्व कर पाते हो या में, तो अक्सर जो बनता है संभावना दोनों वाला आंसर वो सही हो जाता है, ठीक ना, कभी कभी, हमेशा नहीं होता है। चलो अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट सवाल, दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्ग का योग कितना है, योग आपका है सो 15 17 9 11 13 15 और 11 13 हो सकता है, यानी चार कोई ऑप्शन इसमें से दिया हुआ है, कोई भी हो जाएगा। तो दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने बोला है, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक और विषम कैसे होगा, तो ये हमारा सॉल्यूशन है, एक बार फिर से समझ लो तुम लोग, क्योंकि सवाल थोड़ा सा अलग है ये, है ना, ऑप्शन में गलती दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा बताने वाले हैं अभी हम। यहाँ पे पहला विषम धनात्मक पूर्णांक हम लोग x मान लिए, दूसरा क्या मान लिए, x प्लस 2, क्योंकि लगातार बोला हुआ है, लगातार विषम पूर्णांक तो 2 है, फिर अगर 3 होता 4 होता तो हमको 2 बोला गया है, तो 2 तक लेके चलेंगे। प्रश्नानुसार क्या बोला है ना, कि दोनों का वर्ग का योग कर दीजिए, यानी कि इसका भी स्क्वायर का वर्ग और इसका भी स्क्वायर का वर्ग, मतलब स्क्वायर का वर्ग ही होता है, दोनों का स्क्वायर करके योग कर देना है। तो हमने एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, और बोलता है कि 202 आता है, दोनों का स्क्वायर, दोनों का वर्ग का योग करने पे 202 आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ जाइए, या आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, आप करोगे स्टेप ला लेना, आपका जो फाइनली आंसर निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9, ठीक ना। उसके बाद हम चलते हैं, ये आने के बाद जो है ना, ये आने के बाद आप लोग को यहाँ से क्या करना है, निकालना है वर्गमूल, निकालना है, वर्गमूल बोलते हैं, सॉरी फैक्टराइजेशन, है ना, गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालने के बाद आपका यहाँ पे x का दो मूल आने वाला है, एक x माइनस 9 और एक x प्लस 11, ठीक ना। उसके बाद जो है सो एक बचेगा x 9 निकलेगा और x माइनस 11 निकलेगा, तो ऑप्शन में गलती दिया हुआ है, इसका आंसर आना चाहिए 9 और माइनस 11, है ना। देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं है, या फिर 11 9 भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, इसका आंसर 11 और 9 भी आ सकता है, ऐसे करके भी आगे पीछे रहता है, उससे मतलब नहीं है, जो उसका ऑप्शन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 और 11, ये वाला ऑप्शन सही है। अभी हम लोग ये निकाले थे। चलो नेक्स्ट सवाल है, ध्यान देना, एपी से है, इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में से एपी, है ना, में है या नहीं, सब पूछता है, कौन एपी में, देखो खाली अंतर निकालो सबका, अगर अंतर सबका सेम मिला तो एपी में है, अदरवाइज नहीं है। तो देखो पहला ही ट्राई मारते हैं, 4 से गया 2 बचा 2, 6 से गया 4 बचा 2, और 8 से गया 6 बचा 2, यानी कि ये एपी में है। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे टाइम वेस्ट नहीं करो, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल, एपी में नहीं है सब बोल रहा है ना, अच्छा ठीक, सही बोले, ये एपी में है। चलो आगे देखते हैं, 9 से गया 1 बचा 8, 17 से गया 8, 17 से गया 9 8 न, 25 से गया 17 8, यानी कि ये भी एपी में है, यहाँ नहीं है सब पूछा है, एक बार पढ़ लेना बढ़िया से, ठीक ना। ये है, ये है। अब इसको देखते हैं, -6 से -10 जाएगा, -6 से माइनस फिर -10 जाएगा, तो क्या हो जाएगा
4 आएगा, -4 नहीं, +4 आएगा, ठीक ना। चलो इससे 4 निकल रहा है, फिर -2 से -6, हाँ, -2 से फिर माइनस 6 जाएगा, तो क्या आ रहा है +6 और 2 +4, मतलब ये भी एपी में है, ये भी एपी में है, सबका 4 निकल रहा है कॉमन डिफरेंस, इसमें निकल रहा है 2, इसमें निकल रहा है आपका 8, यानी कि इसका नहीं होगा। देखते हैं एक बार, 4 से गया 1 बचा 3, 9 से गया 4 बचा 5, बस यहीं पे मिसमैच हो गया, ये एपी में नहीं है, ठीक ना। अगला सवाल ध्यान देगी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1, 4, 7 और 10 जो है ना, कि 28वें पद का नाम मान क्या होगा, 28वें पद। देखो ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पे प्रथम पद क्या है, 1 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या करो, पीछे वाले से दूसरे पद से पहले पद को घटा दो, 4 से गया 1, कितना बचेगा 3। तो यहाँ पे जो है ना प्रथम पद हम लोग 1 ले लिए, ठीक है, प्रथम पद 1 है, 1 ले लिए, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो दूसरे पद से पहले पद घटा दो, 4 से गया 3, है ना, ये हम लोग को पता चल गया। अब 28वां पद निकालना है, यानी कि कितना हो जाएगा A28, ये निकालना है कि N28, ठीक ना, कि n के रूप में 28 दिया हुआ है, इसका मतलब समझ में आ रहा है, ये आपका N28 दे रखा है 28वां पद, है ना, मतलब ये 28वां नंबर पे क्या आने वाला है सो पूछ रहा है, तो ये नंबर दिया हुआ है 28। चलो करते हैं, तो फॉर्मूला होता है AN = A + n - 1 × D होता है, ये होता है। अब क्या करते हैं, AN में दिया हुआ है हमारा 28, लिख दो, = अब A में हमारा 1 था, और कॉमन डिफरेंस हमारा n हमारा 28 में से चलेगा 27 डायरेक्ट लिखते हैं, 27 लिखते हैं डायरेक्ट, और कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है, मल्टीप्लाई कर दो, तो 27 दिया कितना हो गया 81 हो गया, अब +1 82, तो ऑप्शन नंबर 2 82 कहीं दिख रहा है ना, A28 दिया था ना, हमको A28 कर दो AN, ठीक ना, ये AN था, तो हमारा A28 आ गया = 81 और 82 आ गया, ऑप्शन नंबर सी में आ गया, ऐसे बनता है। चलो आगे देखते हैं, अब देखो क्या बोला, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया हुआ है 16 और 81, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ठीक ना, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो भुजा का अनुपात पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड कर दीजिए, 16 और 81 का जो है सो आप निकाल दीजिए, ये सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे निकलेगा नहीं निकलेगा लगता है, यानी यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है, यहाँ पे जिससे है ना हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का प्रयास किए, जब नहीं निकलेगा ना, निकालना भी नहीं है, उनके संगत भुजाओं का अनुपात बोला है। अनुपात में क्या होता है कि सबसे छोटा अनुपात देखना पड़ता है। देखो 16 का वर्गमूल क्या होगा, 16 4 का वर्गमूल है, 16 का वर्गमूल 4 कहने का मतलब 81 क्या जाएगा 9, 4:9 कहाँ है, सी, यही सी हो जाएगा, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण बोल रहा है 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो इसके प्रत्येक भुजा का जो है सो है ना लंबाई कितना होगा, समचतुर्भुज का विकर्ण। देखो ऐसे होता है, ये आपका समचतुर्भुज है, तिरछा रहेगा थोड़ा, ये लंबा वाला हो गया 16, छोटा वाला हो गया 12, ठीक ना, तो इनके प्रत्येक भुजाओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, ये लंबाई कितना होगा, अच्छा प्रत्येक भुजा बोला है ना, प्रत्येक भुजा बोला, यानी कि समचतुर्भुज वर्ग होता है, ठीक ना, वर्ग रहेगा, ऐसे सब भुजा बराबर रहेगा, ये लंबा रहेगा छोटा रहेगा, तो ये तिरछा रहता है इसलिए लंबा के लिए 16 ले लेंगे, छोटा के लिए 12 ले लेंगे, ठीक ना। अब इसका निकालना है भुजा का अनुपात लंबाई, तो क्या होता है इसका फार्मूला, देखो हम बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, लगता है कि आसानी से कोई टिक मार देंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं, देखो यहाँ समझो समचतुर्भुज बनता कैसे है, जैसे कि ये मेरा ये वर्ग है, ठीक ना, ये वर्ग है, इस वर्ग में अगर हम ये विकर्ण खींचें तो दोनों विकर्ण क्या बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे देख रहे हैं दोनों विकर्ण क्या अलग अलग है, तो ये वर्ग का ही रूप में समचतुर्भुज बनता है, बस थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, क्या जाएगा वो तिरछा हो जाएगा, दिखाते हैं लोग कैसे समचतुर्भुज, दिमाग में डाल लो कैसे होता है, ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा, इसमें सब भुजा बराबर है, सब भुजा क्या है बराबर है, बस खाली क्या कर दिए तिरछा कर दिए, तिरछा करने से क्या हो गया पता है, एक का लेंथ छोटा हो गया, ये लेंथ बड़ा हो गया, ये लेंथ बड़ा हो गया, इसको 16 मान लेंगे, ठीक ना, और एक लेंथ जो है छोटा हो गया, है ना, एक लेंथ क्या है छोटा, इसको क्या मान लेंगे 12, ठीक। और हम लोग को पता है कि वर्ग हो चाहे आयत हो चाहे कुछ भी हो, है ना, बीच में चलेंगे ना तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा, केंद्र बनेगा, देखो एक चीज बता रहे हैं ध्यान से समझना, ये यहाँ पे आप लोग गौर करिएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे क्या बन गया समकोण त्रिभुज, यहाँ हो गया 90 डिग्री, क्या हो गया 90 डिग्री, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको ए मान लिए, ये बी मान लिए, ये सी मान लिए, ये डी मान लिए, है ना,
और सेंटर में ओ मान लें, कहने का मतलब। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये डी ओ चले, डी ओ क्या हो जाएगा, 12 है, तो डी ओ का मतलब ये लंब हो गया, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं नहीं बोलते हैं, तो 12 का आधा 6 कर देंगे। क्यों कर देंगे 6? क्योंकि देखो ये पूरा लेंथ 12 है, तो हमको आधा लेंथ चाहिए ना, तो 6 लेंगे। इधर से आधार, इसका ये आधार हो गया, आधार को हम बोलते हैं बेस, बेस बोलते हैं। तो बेस हमारा ये पूरा मिलाएंगे तो 16 हो जाएगा, तो हमको चाहिए कितना, आधा, 16 का आधा कितना जाएगा, 8। ठीक, अब आप पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे तो कर्ण के रूप में निकल जाएगा, यानी कि आपका लंब, कहने का मतलब ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, तो अगला स्टेप में क्या निकलेगा, अगला स्टेप में हमारा जो सो हाइपोटेनियस क्वेश्चन मार्क के रूप में है, हमारा जो सो कर्ण निकलेगा। कर्ण हम लोग को निकालना है, कर्ण के लिए यहाँ पे बक्से छोड़ दिए, ठीक ना। चलो, तो ये कर्ण ये यहाँ पे बचेगा, इसे लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो सिंपल सा बात है, याद मत लगाओ। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, और वर्गमूल निकालना पड़ता है, मालूम है ना। तो क्या आ जाएगा 10, यानी कि ये आपका कर्ण 10 हो जाएगा। क्या जाएगा 10, तो आपका 10 ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, सी में दिया गया है। तो इस तरह से बनता है बाबू, इंपॉर्टेंट सा सवाल है, ऐसे बनता है, ठीक ना। चलो अगला सवाल, अगला सवाल है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं, यानी दो अक्ष रहेगा, एक एक्स रहेगा, एक्स वाई रहेगा, ठीक ना, एक्स वाई रहेगा, इनके प्रतिच्छेदी बिंदु को मूल कहते हैं, क्या कहते हैं, याद कर लो, रट लो, ठीक ना। चलो अगला सवाल, बोला जा रहा है कि वाई अक्ष पर 8 इकाई है, वाई अक्ष पर कितने इकाई है, 8 इकाई है, और एक्स अक्ष पर कितना है, तो बी पी है। तो बोला जा रहा है पी बिंदु का निशान क्या हो जाएगा। तो पहले छापते हैं इसका फोटो, देखो ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है, ठीक ना। तो ये आपका क्या बोला, एक्स वाई पे 8 है, तो 8 सबसे लास्ट में ले लेते हैं, वाई पे 8 ले लेते हैं। और बोला जा रहा है कि युग्म में और एक्स अक्ष पर एक बिंदु पी है, एक्स अक्ष पर बिंदु कहीं पी है, तो पी का निशान क्या होगा, 0 होगा, है जब पता नहीं है ना, तो अगला 0 हो जाएगा, है तब ना यहाँ लेंगे 0 और 8, तो x 0, हाँ x 0 और y 8 निकलेगा। अगर यही सवाल उल्टा पूछ देगा ना, ये सवाल उल्टा पूछ देगा, क्या पूछ देगा कि अगर x अक्ष पर 8 है और y का अक्ष पर बिंदु कोई भी स्थित है, p क्यों कुछ भी है, तो क्या होगा, तो हो जाएगा उस समय हो जाएगा 0, 8 और 0 हो जाएगा। नहीं, उल्टा हो जाता है, y अगर x दिया हुआ 8 और y निकालने बोला है, y का निशान, तो क्या हो जाएगा 0 8 हो जाएगा, 8 0 हो जाएगा ना। हाँ पहले x लिखते हैं, पहले 8 हो फिर 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, y 8 दिया हुआ है, तो x 0 हो जाएगा अगला, तो 0 8 हमारा कहाँ है, 8 y है ना, हाँ y 8 है ना, पहले x होता है फिर y होता है ना, तो x का 0 तो है, y के रूप में 8 दिया हुआ है, तो x अगला 0 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट में x वाला लिखते हैं ना, हाँ तो वहाँ पे 8 लिखा होगा। रुको एक मिनट, इसका आंसर हमको लग रहा है ना यही होना चाहिए, ये तो ये हुआ है। 16 नंबर सवाल जो है सो यहाँ पे देख रहे हैं, सेक a + 10 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन a, इसका सॉल्यूशन इस तरह से बनाया गया है, लास्ट में आपका कोस ए आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग देख लो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो इसका आंसर जो है सो आप लोग वीडियो को रोक करके देख लेंगे और समझ लेंगे, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोस ए, ठीक ना। अगला सवाल देखो जी, जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं, बना पाते नहीं बना पाते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि अगर जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, तो सूर्य के उन्नयन कोण का मान क्या होगा। 17 से पहले 18 से पहले 17 हम लोग चलेंगे। 17 में क्या बोल रहा है, देखो कोट A1 है, तो हमको बता कोट का कौन सा डिग्री में, कोट का कौन सा थीटा में डिग्री में आपका वैल्यू बनाता है, हाँ 45 डिग्री आता है ना, 10 का भी होता है, 45 का मान होता है, और कोट 45 का मान होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक ना। चलो अगला सवाल, जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, तो सूर्य का जो उन्नयन कोण क्या होगा, बराबर बराबर बोला है, क्या बोला, देखो अगर जब किसी सीधे खड़े खंभे, खंभे है, एक खंभा की छाया और उसकी पेड़ की छाया, मान लो ये पेड़ है, ये मान लो पेड़ है, ठीक ना, इसकी छाया और इसकी छाया दोनों बराबर है, तो आप जान ले कि यहाँ पे बनेगा 45 डिग्री, कितना बनेगा, ठीक ना, है ना, हाँ। तो ये आपको बराबर में दे रहा है ऑप्शन नंबर बी, है ना, बी बराबर बोला है ना, तो एक साइड पेड़ छाप दो, साइड खंभा छाप दो, और छाया नीचे गिरेगा, इधर गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, 45 पे गिरेगा, 90 पे पेड़ खड़ा है, छाया कहाँ गिरेगा, 45 पर, सिंपल बात। सवाल नंबर 19, ध्यान देना, 19 देखो, चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना डिग्री होता है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, 360 कह दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, खत्म कहानी, 19 नंबर सवाल हो गया। देखो क्या बोला जा रहा है कि दाशमिक संख्या 111 है, तो दाशमिक का अर्थ होता है दशमलव,
डेसिमल नंबर, ठीक है। तो इसमें से ये है सो डेसिमल में हमारा जो है सो पॉइंट और डेसिमल में 0 भी आता है, तो 1 1 1 दिया हुआ है ना। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या और परिमेय संख्या, परिमेय भी हो जाएगा, प्राकृत भी हो जाएगा, और पूर्ण पूर्ण 0। जैसे क्या किया है, मेंटल जो बोलते हैं ना, मेंटली आपको डिस्टर्ब करने के लिए दिया हुआ है। ऐसा सवाल में दोनों वाला हम पहले बोले थे, दोनों हो चाहे सभी हो, मार देना और निकल लेना। क्या करोगे, सभी मार के दोनों मार के निकल दो। ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, दोनों संभव हो सकता है। और किसी स्पेशल सी का बात करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है गलत हो जाए, तो इसमें चांस बन रहा है डी का। सिंपल सा बात, टाइम वेस्ट नहीं करो। अगला सवाल देखो जी, पासा वाला सवाल है, इजी वाला है। देखो ऐसा क्वेश्चन में सभी रहेगा या दोनों रहेगा, वही मार देना, ठीक ना। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग करा दो, क्या बोला, क्या हो सकता है, संभव हो सकता है, तो ये और ये कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डी वाला ज्यादा बता रहा है पॉसिबिलिटी, है ना, तो ये हो जाएगा। अगला सवाल देखो, एक पासा है, पासा होता है लूडो गोटी वाला डाइस, उसको है ना एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी बताओ। सम संख्या एक ही तो बोल रहा है, कभी भी हम पासा उछालेंगे तो एक ही को रिजल्ट आएगा, है ना। और हम लोग अगर पासा देखें तो उसमें सम संख्या क्या क्या होता है, 2 होता है और 4 होता है और 6 होता है। अरे इनमें से कोई एक ही तो ना आएगा जी। अगर 2 आएगा तो 2/6 आएगा, अगर 4 आएगा 2/6 नहीं बोलेंगे, अगर 2 आएगा तभी एक ही रिजल्ट आएगा, अगर 2 आएगा तभी 1/6 आएगा, 4 आएगा तभी 1/6 आएगा, और 6 आएगा तभी 1/6 आएगा। 1/6 क्यों बोल रहे हैं मालूम, जब हम लूडो गोटी उछलते हैं ना, तो गोटी जो उछलता है तो ऊपर में क्या दिखता है, एक ही रिजल्ट दिखता है, एक ही रिजल्ट। तो प्रायिकता में क्या होता है पता है, एक ही रिजल्ट आएगा, तो 2 को रिजल्ट कभी नहीं आएगा। सिक्का उछालते हैं, कभी सिक्का तो हेड टेल आता है, तो हेड टेल में क्या 2 आता है रिजल्ट, एक ही तो आता है ना। उसका परिणाम कितना भी हो, रिजल्ट एक ही तो आएगा, तो वो सदैव एक ऊपर रहेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/, सम बोला है तो 2 लेंगे, 2 लेंगे, यानी कि या तो पासा बोला है ना, पासा का मतलब क्या होता है, पासा वही डाइस होता है, तो ये गलत बोल रहा है, क्योंकि 1/6 आना चाहिए, उसमें करीब 6 परिणाम है, अरे 1/2 बोल रहा है। अच्छा 6 परिणाम में अगर हम लोग खाली सम बोला है तो 3 परिणाम होगा, तो 1/3 इसका आंसर होना चाहिए, गलती बता रहा है। खाली सम कर लेंगे ना, अगर 6 परिणाम है तो बाबू 3 को सम है और 3 को भी सम है, ठीक ना। तो सम आने की प्रायिकता हो जाएगा पता है कि 1/3 हो जाएगा, ये गलती लिखा हुआ है। इसको नहीं वैसा नहीं होता है, सम बोला है ना, सम बोला तो 3 परिणाम में से आपका है सो एक ऊपर आएगा, तो 1/3 हो जाएगा। विषम नहीं बोला, अगर बोलता ना, अगर सम विषम नहीं बोलता, डायरेक्टली बोलता कि एक पासे को उछालने पर, है ना, 2 की प्रायिकता क्या होगी 1/6, 5 की प्रायिकता क्या होगी तो 1/6, हमेशा 1/6 होता है। लेकिन यहाँ पे सम बोल दिया तो 3 लेंगे, सम 3 विषम 6 बोल रहा है, एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक सम बोल तो रहे हैं, एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा, इसमें से कोई भी एक आ जाएगा। तो हमारे पास परिणाम कितना है, परिणाम कितना है 6 है, लेकिन सम बोला हुआ है, परिणाम 3 है, 3/1 तो 1/3 हो जाएगा। 1/6 भी हो सकता है, 1/6, लेकिन सम बोला है तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला सवाल, ए बाबू, निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या होती है, हमेशा 1 होती है। देखो 0, 1/2, 1/4 और 1, क्या होगा बताओ, हमेशा जो है ना प्रायिकता हमेशा 1 ही आता है। चलो अगला सवाल, एक पासे को, अगला बचा हुआ मात्र 6 क्वेश्चन, जल्दी देखो, ऑब्जेक्टिव है बाबू, इसको सीरियसली लो, ठीक है ना। एक पासे को उछाला जाता है, 3 के गुणांक संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी बताओ। एक पासा में कितना होता है, 3 का 3, 3 दूनी 6 होता है, एक ही तो ना प्रायिकता है इसमें 6 का, क्या होगा 1/, टोटल परिणाम कितने हैं 6 है। अच्छा एगो 3 का गुणांक 3 खुद हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा, यानी कि 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 आई थिंक आ सकता है ना। फिर सुनो, तो क्या बोल रहे हैं 24 नंबर सवाल में, लूडो गोटी खेले हो, उसमें 6 होता है ना, 6 गिनती होता है, तो यहाँ बोल रहा है कि 3 के गुणांक, तो 3 का गुणांक 3 एकम 3 एक तो हो गया, अरे क्या हो गया 3 दूनी 6 हो गया। अब 3 चौक 12 मत कर देना, 3 9 मत कर देना, कि 6 को परिणाम होता है ना एक पासा में, तो एक हमारा 3 हो गया और दूसरा 6 हो गया, तो 3 के गुणांक क्या है, 3 का गुणांक क्या है लूडो गोटी में, हाँ 3 का गुणांक 3 का मल्टीपल्स, 3 कैसे बाबू, एगो 3 खुद है और एक 6 है, 6 को तो उसमें पासे नहीं ना, एक पासा में 6 को रिजल्ट होता है ना, एक 3 रहेगा और एगो 6 रहेगा, तो कुल परिणाम कितने हो गए 2, तो 3 के गुणांक 2 ठो रह गए, और तो टोटल रिजल्ट कितना है 6। नहीं लूडो गोटी खेला है, अब 2 एकम 2, 2 तिया 6 काट दो, 1/3 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखो सब थोड़ा समय करना था। अगला सवाल देखो, समांतर श्रेणी बोला है, एगो x+3 है, एगो 3x है और x+4x+2 है, समांतर श्रेणी में x का मान क्या होगा, कैसे क्या करें।